का नाम? मेरा नाम नितिन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जोशीमठ नीति वाली से। अच्छा, तो आपको तो दौड़ने की खूब आदत होगी। हाँ, दौड़ते हैं? हैं क्योंकि पहाड़ है ना, तो कितना चल लेते हो? चल लेते हैं। लगभग कितने कह सकते हैं, चढ़ाई में भी चढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी HNB इधर श्रीनगर BSc फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर है। इससे पहले स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूल हॉस्टल से भी थी, RGNV गैरसन से। गैरसन में? अच्छा, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय विद्यालय। गैरसन से। अच्छा, तो आपके यहाँ वैसे गांव में जो स्कूल है वो उसकी दूरी कितनी है? माना नवोदय से नहीं पढ़ते तो फिर कितनी दूरी तय करके जाना दूरी है? तो है 4-5 किलोमीटर अप्रॉक्स। क्या इंटर कॉलेज के लिए? हाँ, इंटर कॉलेज के लिए। और जो 10 था वो तो नज़दीकी था, ज़्यादा नहीं था। वो नज़दीक था। तो अभी वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ती होंगी? वहाँ पर जनसंख्या कम है, कितनी? मतलब 20-25 के आसपास। 20-25 लोग ही रहते हैं उस गांव में? मतलब पढ़ते हैं ना बच्चे, उतने ही हैं। अच्छा, बच्चे 20-25 पढ़ते हैं। ठीक। अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, इससे पहले आर्मी वगैरह के लिए कभी ट्राई किया है? नहीं, अभी इस टाइम पे हुई है ना। अच्छा, अभी एज हुई है तो आप भरोगे? हाँ, भरूंगा। अच्छा, तो ये आर्मी में जाने का सपना कैसे आपको आया? पहले से ही है ना। पहले से ही है? हाँ, पहले से ही जो सोच रखा है? हाँ, अच्छा, पहले से ही कैसे विचार आया होगा? मतलब हमारे जो आगे सीनियर थे वो भी इस प्रकार थे, तो मैं भी। रुद्रप्रयाग के गांव से निकल करके आप आर्मी को आपने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। कितनी उम्र में आप भर्ती हो गए थे? मैम देखिए, आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। प्रदीप जो लड़का था कुमाऊं का, जी, नोएडा में नौकरी करता है और उसके बावजूद भी वो जो अपने लिए समय निकाल के इस प्रकार से मेहनत कर रहा है, तो सेम वही जज्बा उसे देख के अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। हम लोग तिरवाड़ा में हुआ करते थे, स्कूल पढ़ा करते थे, लेकिन दिमाग में चीज थी कि फौज में जाना है पहले से। मेरे दादाजी खुद आजाद हिंद फौज के रहे हैं, तो उनके वो डिसिप्लिन जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है। तो बस यही था दिमाग में कि फौज में जाना है, सिर्फ एक ही टारगेट था कि सेना में जाना है। फिर सेना में जाने का जो सपना था वो पूरा भी हुआ है। और मैं 16.5 साल की उम्र में भर्ती हो गया था। सबसे बड़ी बात, उस समय भर्ती के लिए एज 16.5 चाहिए थी। जैसे ही 16.5 साल एज हुई और मैं उसी समय मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। फौज में जाने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं जो है, दादा फौज में थे, ताऊ जी हमारे फौज में थे, तो सभी लोग हमारा बैकग्राउंड पहले से ही आर्मी का। जहाँ चाह होती है और हमारा अपना बन जाती है। कोशिश की, लोग आए साथ में, कारवां बढ़ता गया। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी सैनिक प्रकोष्ठ के मेंबर्स हैं, हमारे दिनेश पटवाल जी हैं, तड़ियाल जी हैं, तो ये सब लोग, इनकी सबकी उम्र 50 से ऊपर है। लेकिन इन लोगों ने भी जब देखा यार कि ये लड़का कर सकता है, तो हम भी इसके साथ में इसकी मदद कर सकते हैं, और आज वो कर रहे हैं। और आज निश्चित रूप से हमारे साथ 8-10 लोग पूर्व सैनिक के जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। नोएडा की सड़क पर रात के 11 बजे उत्तराखंड का एक 19 वर्षीय युवा दौड़ लगा रहा है। दूसरे ही दिन अल्मोड़ा का यह युवक प्रदीप मेहरा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लाने वाले पत्रकार विनोद कापड़ी से लेकर वायरल करने में शामिल लाखों लाख लोग प्रदीप को देखकर खुशी से छपछपा रहे हैं। लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रदीप की कर्मठता, बेबाकी और आत्मविश्वास को देख हर उत्तराखंडी यह कहना चाह रहा है कि देखो, यह मेरे उत्तराखंड का लाल है। लेकिन इस वीडियो ने सिर्फ प्रदीप की कहानी को एक फ्रेम में ला दिया हो, ऐसा नहीं है। यह छोटा सा वीडियो उत्तराखंड के आम जन की कहानी को आत्मसात करता दिखता है। प्रदीप की ही तरह दौड़ते हर व्यक्ति को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारी दौड़ खराब यानी बेकार ना हो जाए। आइए उत्तराखंड के आम जनमानस से के सवालों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं अपने इस कार्यक्रम प्रतिबिंब में। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की शोध छात्रा और छात्र संगठन आयशा की नेता शिवानी पांडे से। शिवानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। 19 साल का एक लड़का अपने गांव से नोएडा पहुंच गया। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो मैकडोनल्ड में काम पर खट रहा है। इतनी लंबी दूरी, वो 10 किलोमीटर की लंबी दूरी दौड़ कर तय करता है और फिर खाना बनाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, उत्तराखंड की जो आज के जो हालात हैं उसमें प्रदीप जैसे जो लाखों युवा हैं जो लगातार दौड़ ही लगा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले आपके दर्शकों का धन्यवाद। आज हम लोग जब देख रहे हैं कि प्रदीप मेहरा जो 19 साल का लड़का है अल्मोड़ा का, वो 8 बजे से और 11 बजे तक काम कर रहा है और उसको इस बीच में काम करने के बीच में अपना जो उसका पैशन है आर्मी में जाने का, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो 11 बजे के बाद जब वो घर जा रहा है तो वो उस बीच में उस पैशन को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो पैदल और एक लंबी दौड़ लगा रहा है। वो दौड़ उसको कोइंसिडेंटली विनोद कापड़ी जैसा पत्रकार मिल गया जो उस परिवेश से, उस कोइंसिडेंटली वो उत्तराखंड के हैं, वो कोइंसिडेंटली वो कुमाऊं के हैं। वो जैसे ही वो लड़का कहता है कि वो अल्मोड़ा का है, तो वो जानते हैं इस परिस्थिति को कि यहाँ उत्तराखंड की क्या स्थितियाँ हैं, उत्तराखंड के नौजवानों की क्या परेशानियां हैं। उन्होंने कोइंसिडेंटली उसको वो मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिलता, कोई जो पत्रकार आज उसको वायरल करवा रहे हैं, अपने स्टूडियो में बुला रहे, अगर वो मिलते तो वो उसको किस तरीके से दिखाते। तो जिस परिस्थिति में वो आया है, वो एक 19 साल का लड़का जिसके खेलने कूदने की उम्र है, जिसको ये तय करना था कि 12वीं के बाद वो क्या करेगा। मैंने हमारी उम्र में हम भी यही कर रहे थे और आज का जो नौजवान है वो भी यही करता है कि वो 12वीं के बाद ये तय करता है कि उसको आगे कौन सी पढ़ाई करनी है। लेकिन चूंकि उसकी परिस्थितियाँ इस बात का इस तरह की है ही नहीं कि वो 12वीं के बाद सोच सके पढ़ने का। उसकी बीमार माँ है जिसको उस दवाइयाँ लेने के लिए उसको 8 से और 11 बजे तक 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ये उस प्रदीप मेहरा की व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है कि वो 15 घंटे काम करके अपने घर का बोझ, अपनी बीमार माँ का बोझ उठा रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है। लेकिन एक समाज के तौर पर, सरकारों के तौर पर, उत्तराखंड राज्य के तौर पर ये हमारी बहुत बड़ी विफलता है। हमें इस पर शर्म होनी चाहिए। हमें इसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि हमें गर्व हो रहा है ऐसे करके। गर्व उसके लिए हो सकता है, वो उस बालक के लिए कि वो 19 साल में इतना सिंसियर हो गया है, इतना वो अपने घर के लिए इतना सोच रहा है। लेकिन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सरकारों के लिए वो शर्म का विषय होना चाहिए था कि एक 19 साल का लड़का 15 घंटे काम कर रहा है। और क्या 15 घंटे जब हम कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहा है, तो क्या 15 घंटे तैयारी करने के बाद उसके पास इतना रह जाता है, उसके शरीर में कितना दिन साथ देगा उसका शरीर कि वो 15 घंटे काम करे और फिर अपने पैशन को भी फॉलो करे। और वो बच्चा मैंने पूरा आत्मविश्वास से लबरेज है, सब चीज़ कर रहा है। यहाँ का हर बच्चा आपको ऐसा ही दिखेगा क्योंकि वो सवाल पूछना, शायद वो नहीं समझ रहा कि ये सवाल होना चाहिए सरकारों के लिए कि उसकी व्यवस्था करते, उसके रहने की, उसके वो सोच सकता, वो अपने सपने देख सकता। उसकी व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए था, एक समाज को करना चाहिए था कि वो सोच सकता कि उसको आगे क्या करना है। आर्मी ठीक है, उसका सपना आर्मी है, यहाँ के हर बालक का सपना आर्मी में जाना है, लेकिन आर्मी के अलावा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि हर युवा सोचता है कि मैं आर्मी में चला जाऊं और आर्मी में भी वो सिपाही को सबसे पहले तवज्जो देता है। इसके पीछे क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड की जो सरकारें अभी तक रही हैं 21 साल के राज्य की, उनकी एक विफलता का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए इसको? बिल्कुल। मैंने आप ये देखिए कि हम प्रदीप मेहरा का ही अगर उदाहरण लेते हैं तो प्रदीप मेहरा की परिस्थितियाँ क्या हैं। वो एक गरीब घर का नौजवान है। गरीब इसलिए कि वो 15 घंटे काम करा। अमीर बच्चा तो ऐसा करेगा नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी ऐसा नहीं करेगा। 19 साल का बच्चा तो नहीं करेगा। वो गरीब घर का बच्चा है जिसकी माँ बीमार है, जिसको मैंने 15 घंटे वो इसलिए काम कर रहा ताकि वो अपनी माँ का दवाइयों का खर्चा उठा सके। तो अगर उसके पास ऐसी परिस्थितियां हैं तो वो सिपाही के अलावा क्या सोचेगा? उसको नहीं सोचना, वो आएगा ही नहीं उसके दिमाग में, क्योंकि बाकी और चीज़ों की तैयारी के लिए उसको टाइम चाहिए क्योंकि उसके पास नहीं है। उसको पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, वो नहीं कर सकता इतना अफोर्ड। जो वो उसको वैसा माहौल चाहिए कि वो और कुछ सोचे, मतलब वो CDS सोच सकता, वो NDA सोच सकता है, लेकिन उसका माहौल ही नहीं है। वो कोचिंग के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता, वो किताबों के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता, उसके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है 3 साल वो CDS की तैयारी नहीं कर सकता है। तो उसके पास ये सारे संसाधन सरकारों को, एक समाज को देने, मुहैया कराने चाहिए। तो वो सरकारों ने नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे इस क्षेत्र से आर्मी में लोग नहीं गए, बड़े पदों पर नहीं गए। मैंने यहाँ से डोभाल साहब यहाँ के हैं, अभी हमने अपने एक शानदार सिपाही को खोया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग बड़े पदों पर नहीं गए हैं, बड़े पदों पर गए हैं। यहाँ सेना में लोग, यहाँ यहीं के लोग, इवन हर दूसरा घर यहाँ से आर्मी में लोगों को भेजता है। तो ये हमारे लिए माने ऐसा है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो भी देख रहा है कि हमारे बड़े जो भाई बहन हैं वो भी इन्हीं सब चीज़ों से निकल करके उन्होंने अपने घर की थोड़ी स्थितियाँ बदली हैं। बिल्कुल, हमने देखा है, हमने अपने आसपास कई सारे ऐसे परिवारों को देखा है
जो आर्मी में शामिल हो जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। हाँ। तो उसको देखकर इस तरह के जो युवा होते हैं जो इस लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, और उसके बावजूद हमारे सरकारों की स्थिति यह है कि 3 साल हो गए हैं, भर्ती ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो युवाओं की जो इच्छा है उसको किस तरीके से जो नीति नियंता है वो पलीता लगा रहे हैं, वो यहाँ दिखाई देता है कि एक युवा तो ऐसा है जो पगडंडी से लेकर के नोएडा की सड़कों तक दौड़ ही लगा रहा है, और दूसरी तरफ की स्थिति ये है कि उनकी तरफ कुछ देखा ही नहीं जा रहा। दौड़ तो वो भी है कि भाई परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षाओं में, और फिर मालूम हो रहा है कि ये तो कैंसिल हो गई है परीक्षा। तो बेरोजगारी की ये स्थिति, आप इन स्थितियों को एक राजनीति विज्ञान की छात्रा होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं प्रदीप जैसे नौजवानों की स्थिति और पलायन को जोड़ करके आप? मैं 2 स्थितियाँ उस पूरे बातचीत में जो प्रदीप मेहरा और विनोद कापड़ी जी की हुई है उसमें 2 परिस्थितियाँ मैं देख रही हूँ कि उसको पलायन करना उसकी मजबूरी है और वो पलायन क्यों ना करे। श्रीनगर में है, ये भी एक छोटा शहर है। हम देहरादून में अगर चले जाएं वो बड़ा शहर है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई बच्चा काम करके वो अपने घर का खर्चा निकाल सके, पार्ट टाइम वो काम करे और उसको अच्छी सैलरी मिल जाए। तो ऐसी हमने कोई व्यवस्था देहरादून में नहीं है। तो वो नोएडा इसलिए जा रहा है, उसकी हमने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया है उत्तराखंड में, पहाड़ों में जहाँ से वो आ रहा है, अल्मोड़ा में, वहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो उसकी माँ का इलाज करता। अगर उसकी माँ का इलाज इन्हीं पहाड़ों में हो जाता, उसी अल्मोड़ा में हो जाता, तो शायद उसको नोएडा जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो इतना कर्मठ, इतना लगनशील, इतना इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इतना मुस्कुरा रहा है, मुझे लगता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई दूसरा लड़का होता जिसकी स्थितियाँ ठीक होती, तो वो अभी वो इस टेंशन में होता कि उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको MBBS में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज में लेना है, नहीं लेना है। उसके घर वालों को ये टेंशन होती कि वो डोनेशन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके पास वो टेंशन है ही नहीं। उसके पास तो अपने डेली रूटीन का जद्दोजहद है कि वो कैसे उसको 8 से 11 बजे तक कैसे करे, और उसके बीच में भी वो अपने लिए कैसे समय निकाल पाए कि वो आर्मी की अपनी जो दौड़ है उसमें वो भाग पाए। तो ऐसा उसकी परिस्थितियों ने उसको ऐसा बनाया है। उसकी परिस्थितियाँ अगर शायद दूसरी होती, हमारा समाज, हमारी राजनीति अगर उसको मुहैया करवा पाती, तो शायद वो ऐसा नहीं होता। वो भी ऐसी आम बच्चों की तरह खेलता कूदता अपनी जिस उम्र में वो है, जिस उम्र जो उसकी उम्र है खेलने कूदने की, नए सपने देखने की, उससे बियॉन्ड होकर के अभी जिस उम्र में वो है, यहाँ बच्चे कुछ ना, उनको साइंस ना आती हो लेकिन वो नासा में जाने की सोचते हैं। तो वहाँ वो सोच रहा है कि उसको अपनी डेली लाइफ वो कैसे काट सके, वो कैसे अपनी माँ का इलाज करवा पाए, वो कैसे उनकी दवाइयों का खर्च निकाल पाए। तो इसकी परिस्थितियों ने उसको ऐसा बनाया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उसकी परिस्थितियों से जो उसकी जो समझदारी है उसकी परिस्थितियों से निकली है। तो नौजवानों की जो अभी स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, इसको आप पलायन के साथ जोड़ करके कैसे देखते? उनको पलायन करना उनकी मजबूरी है। अगर उनको रोज़गार यहाँ मिल जाता, उसको अगर दिखता कि यहाँ एग्ज़ाम प्रॉपर हो रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में परीक्षाओं का हाल क्या है। पिछले 5 साल में कोई पोस्ट नहीं आया। पोस्ट कब आई? जब इलेक्शन होने वाले थे। PCS का एग्ज़ाम यहाँ 5 साल के पूरा प्रॉपर 5 साल के बाद आया, और 5 साल के बाद भी उसमें वो वाला पोस्ट नहीं आया, PCS का पोस्ट नहीं आया जो जिसमें SDM बनते हैं। बाद में बच्चों ने प्रेशर डाला, तब जा करके वो कुछ 10-12 सीटें बढ़ी हैं। तो इन परिस्थिति और एग्ज़ाम हो जाए, दैट डजंट मीन कि वो पूरा हो ही जाए, नियुक्ति पत्र आपके पास आ ही जाए। वहाँ उस बीच में कितने सारे रोड़े हैं, कोर्ट का आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जब वो देख रहा है कि यहाँ तैयारी करके उसको कम से कम उसको 4-5 साल लगेंगे, कम से कम तो वो इस परीक्षा की तैयारी क्यों करेगा? और अभी सरकारों ने उसके ऊपर और परेशानी डाल दी है कि 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, जिसमें
पहाड़ का जो बच्चा था, जो गरीब परिवारों से जो आता था, उसको लगता था कि वो एक बार दौड़ेगा और परीक्षा देगा। और आर्मी की परीक्षाओं में हम देखते हैं कि ज़्यादा धांधलियाँ अभी तक हमने देखी नहीं है, यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने नहीं देखी। तो उसको वो देख रहा है कि उसके बड़े भाई बहन जो है वो इन्हीं परीक्षाओं से निकल करके उन्होंने अपनी स्थितियाँ सुधारी है, वहाँ परीक्षाओं में कोई धांधली नहीं हो रही है, वो दौड़ेगा और एक परीक्षा देगा और निकल जाएगा। तो उसको लग रहा है कि भाई वो यही उसका गोल है, मैंने उन परीक्षाओं में वो देख रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ। दूसरी चीज़ की अस्पतालों की कमी है, उस पूरा एक स्वास्थ्य सिस्टम हमने पूरा ख़राब कर रखा है। उसकी माँ को जहाँ उत्तराखंड में जहाँ एम्स है, जहाँ दूसरे तीसरे बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ उसको इलाज नहीं मिल रहा, उसको दिल्ली जा कर के इलाज मिल रहा है। तो वो मजबूरी बस वहाँ जा रखा है। जैसे पहाड़ के उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जा रहे हैं रोज़गार के सपने के साथ, स्वास्थ्य के सपने के साथ, तो वैसे ही जो प्रदीप मेहरा है वो भी वैसे ही जा रखा है। और यहाँ के लाखों बच्चे, लाखों परिवार ऐसे करके माइग्रेट यहाँ से हो रहे हैं, जिनकी मजबूरी है, रोजगार की मजबूरी है, स्वास्थ्य की मजबूरी है, जिनकी और दूसरी तीसरी बेहतर जीवन स्तर को बनाने की मजबूरियाँ हैं, तो वो यहाँ से जा रहे हैं। ये पूरे तरीके से सरकारों का फेलियर है। अगर वो रोज़गार यहाँ दे देता तो शायद वो नहीं जाता, अगर वो स्वास्थ्य सुविधाएँ यहाँ दे देते तो शायद वो नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदीप जैसे युवाओं ने अपनी इन स्थितियों को मान लिया है कि यही हमारी नियति है, और इसीलिए वो अपनी 15 घंटे की एक बहुत हार्डकोर ज़िंदगी जीने के बाद भी इतना मस्त दिखाई देता है सड़क पर दौड़ते हुए। एक तो ये हालत है कि नौकरी मिल ही नहीं रही है। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं कि नौकरियां मिली भी हैं तो किस तरह की सरकारें की नौकरियां एक तो बेरोजगार है, दूसरा है बेरोजगार प्रशिक्षित। तो जो प्रशिक्षित बेरोजगारों को जो नौकरियां दी जा रही हैं वो किस तरह की दी जा रही है? अतिथि है, गेस्ट है, और न जाने क्या क्या उनके वैरायटी है। उसमें एक है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यदि मंत्री है तो वो अपने विभाग का मंत्री होगा, वो मल्टीटास्किंग मंत्री नहीं होगा। विभाग का अफसर है, सचिव है, वो मल्टीटास्किंग सचिव नहीं होगा। लेकिन जो एक छोटा सा कर्मचारी है जिसको 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में तुम सब्जबाग दिखा रहे हो नौकरी के, और लाखों लाख रुपए, मतलब हर नियुक्ति में ये बात सामने आती है कि आपने लाखों लाख रुपए लिए हैं और तब जा कर के उनको 6, 8, 10,000 की नौकरी दान में दी है। इनकी स्थितियों पर, क्योंकि आपकी भी जो आने वाले समय में आपकी स्थिति भी वहीं आकर के खड़ी होने वाली है, तो इनको आप कैसे कोरिलेट करते हैं, इनके दर्द को आप कैसे देखते हैं? मैंने सरकारें जो कर रही हैं, मैंने यहाँ जो रोजगार, एक तो रोजगार ही नहीं है, और अगर कोई कहीं रोजगार है, जो लोग किसी ने डिप्लोमा कर रखा, किसी ने डिग्री कर रखी है, तो उसको जो रोजगार मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से संभाल पाए। वो प्रदीप मेहरा वाले उससे लेती हूँ कि उसको शायद 15 घंटे काम करने के बाद शायद दिल्ली में 10,000, 15,000 शायद मिल जा रहा है, मुझे नहीं पता उसको कितना मिल रहा है, लेकिन इतना उसको शायद मिल जा रहा है क्योंकि वो अपनी माँ का खर्चा भी निकाला, अपने रहने खाने का भी खर्चा निकाल रहा होगा। तो 10-15 हज़ार, हाँ मैंने इसलिए तो 10-15 हज़ार रुपये अगर उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ का जो वर्कर है उसको तो 10,000 भी नहीं मिल रहा, उसको तो 8,000 रुपये मिल रहा है, 6,000 भी मिल रहा है, 6,000 रुपये। और वो 6,000 केवल एक साल नहीं है, वो तो सालों से वो काम कर रहा है, तब जा करके उसको 6,000 मिल रहा है। तो सरकारों ने ऐसी व्यवस्थाएं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 दिन से ज़्यादा जो काम करेगा उसको आपको नियमित करना पड़ेगा। सरकारों ने कहा कि हम 90 दिन नियमित तो करेंगे नहीं, इसलिए 89 डेज का उनका प्रावधान उनका किया गया। तो वो केवल हमारे वो केवल MTS वाले उसमें नहीं है, जो मल्टीटास्किंग वाला आप कह रही हैं, केवल उसमें नहीं है। वो आप टीचिंग वाले इसमें देखिए, लेक्चरशिप में आप देखिए, जो लोक सहायक जिसको करवाता है, एग्जाम करवाता है, अगर करवाएगा किसी दौर में। हायर एजुकेशन में देखिए, मैंने अभी मुझे PhD करना है और इसके बाद मैं कहीं अप्लाई करूँगी किसी डिग्री कॉलेज में, तो मुझे 25,000, 35,000 रुपये मिलेगा। उससे भी कम शायद प्राइवेट कॉलेज में जाऊँगी तो 20,000, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये भी मिल सकता है। वही उतनी ही, उससे ज़्यादा इवन हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे फेलोशिप लेते हैं। तो आप PhD की डिग्री, हम सबसे बड़ी डिग्री हमने ले ली, घर वाले सोच रहे कि मैंने पता नहीं क्या, ये तो डिग्री जैसे PhD का थीसिस सबमिट होगा और वैसे ही बस हमारे पास 70,000, 80,000 रुपये की एक नौकरी मिल जाएगी, जो पढ़ने के बाद एक अच्छी लाइफ के लिए एक कॉस्ट है।
तो लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ उस बाजार में जाएंगे तो वहाँ हमें 30,000 35,000 रुपये मिलेगा, जो शायद उस डिग्री के उसमें है ही नहीं, खाते में ही नहीं बैठता। इतना पढ़ाई आपने, क्योंकि आप 5 साल तैयारी करते तो तब भी आपको 35,000 रुपये मिल जाना था। तो ये व्यवस्थाएं सरकारों ने इसलिए कर रखी है ताकि उनको पैसा कम देना पड़े, उनके पास एक आदमी के बदले वो 4 आदमी के बराबर काम, उनको एक आदमी से उतना ही निकालना है, इवन उससे ज़्यादा निकालेंगे, लेकिन उनको जो सैलरी देनी पड़ रही है वो 3 आदमी 4 आदमी के बराबर का माने एक आदमी की सैलरी वो परमानेंट अगर करते। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ख़राब कर रही हैं, हमारी परिस्थितियों को ख़राब कर रही हैं। हम मैंने वो 6,000 रुपये वाला जो कमा रहा है, 8,000 रुपये जो कमा रहा है, वो क्या बचत करता होगा, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा, क्या वो अगर बीमार हो जाए कोई उसके घर में तो वो कैसे उसको चला रहा होगा। और ये केवल मैंने पूरे व्यवस्थित तरीके से सरकारें कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है, लेकिन सरकारों को भी मालूम है, न्यायपालिकाओं को भी मालूम है, सब सारे स्तरों को मालूम है कि ये व्यवस्थाएं गलत हैं, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से हो रही हैं और फल फूल रही हैं। इससे एक और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ हम श्रीनगर का ही अगर उदाहरण लेते हैं तो जिसकी सरकार जो यहाँ का विधायक बनेगा, मैंने उसका प्रेशर होगा कि उसको किसको नौकरी पे लगाना है। अभी तो एक दूसरी और चीज़ आ गई है, नर्सिंग वाले में भी ये संविदा वाला आ गया है, इससे पहले तक मैंने नहीं सुना था। तो नर्सिंग वाले में आ गया, उनकी जो सैलरी कर दी है 15,000 रुपये उनकी सैलरी करे, 15,000 भी मैंने ऑफिशियल है, वो बाकी तो वो ठेकेदार जो उनकी नौकरी लगा रहा है वो आधा पैसा वो लेके चला जा रहा। तो ऐसी व्यवस्थाएं वो सरकारों के सामने है, वो नेताओं के सामने, विधायकों के सामने, वो न्यायपालिका के सबके सामने, उनके देखा देखी और इवन उनके सहयोग से हो रही है। जो कंपनियां आ रही हैं, जो टेंडर जिनको मिल रहा है कंपनी का, वो किसी और की नहीं, वो नेताओं की है, वो विधायकों की है, वो मुख्यमंत्रियों की है, तो वो उनसे अलग नहीं है। वहाँ भी एक जैसे यहाँ खनन का ठेका है तो यहाँ ऐसी नौकरियों का ठेका हमने एक ठेकेदारी की व्यवस्था कर रखी है। तो ये व्यवस्थाएं कैसे नियंत्रित होंगी, वो तभी नियंत्रित हो सकती हैं, तभी सरकारें इस पर सरकारों पर लगाम लगाया जा सकता है कि वो मैंने हम काम उतना ही करें और सैलरी हमें आधी 1/4% उसमें मिलता है। तो वो इसी तरीके से हो सकता है, लोग संगठित होंगे तभी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं पूरी व्यवस्था। कोरोना जैसा समय हमारे युवाओं ने देखा है, हमारी सरकारों ने भी देखा है, उसके बावजूद इस राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारें क्या कर पाई? उनके गांवों तक उन्होंने उनको सब्ज बाग दिखाए, उनसे कहा, होम स्टे योजना की बात की। होम स्टे योजना को जैसे मैं देखती हूँ, मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि यदि युवा नहीं करता, वो अपने लिए पहलकदमी नहीं करता, तो इसके भी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। जो उत्तराखंड है, हम उसको पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो जैव विविधता का एक बड़ा केंद्र है। जैव विविधता का केंद्र होने का मायने है कि वहाँ जो संसाधन है, प्राकृतिक जल जंगल ज़मीन के जो संसाधन है वो भरपूर मात्रा में है। और हम माने जब हम उत्तराखंड को ग्रीन बोनस और इस टाइप की बातें जब चलती हैं तो उन सब के उसमें हम ये भी बात रखते हैं कि जो ये संसाधन है हमारे, हम उनका कितना इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर पाए हैं। हम रेड्डी के लिए तो वो पानी बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, वो यहाँ बांध बना दे रहा है और सालों करोड़ों रुपया छाप रहा है, लेकिन जो हमारे जो लोग हैं उनका उस पानी को लेकर के उनके पास क्या रोजगार का हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ये हमारी सरकारों ने हमें नहीं बताया। हमारी सरकारों ने हमें नहीं बताया कि वो कोई योजना ऐसी लॉन्च नहीं कर रहे हैं कि जो जंगल हैं वो जंगलों से क्या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो उससे क्या रोजगार निकल सकता है। जो औषधियों के केंद्र के तौर पर मैंने रामदेव बाबा यहाँ के प्रोडक्ट के नाम पर वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं आयुर्वेद के नाम पर, लेकिन हमारा जो यूथ है वो यहाँ अपने पेट भरने तक के लिए उसके लिए वो प्रतिबंधित है। वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको एक अलग से सिस्टम ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अलग सा सिस्टम बना रखा है। तो जब रामदेव यहाँ बड़ी इंडस्ट्री बना सकता है उन औषधियों को लेकर के, जब रेड्डी यहाँ के पानी से करोड़ों रुपए छाप सकता है, जब कोई दूसरा तीसरा उद्योगपति यहाँ अपना एक बड़ा क्षेत्र खरीद करके वो पैसे कमा सकता है, तो जो यहाँ का जो आदमी है, जो यहाँ का युवा है, वो इन सारी चीज़ों में कहाँ जा कर के ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म वहाँ हो रहा है जहाँ सरकारें चाहती ही नहीं है कि वो उस औषधियों से रुपया कमाए। वो चाहती ही नहीं कि उसका पानी
जो है वहाँ वो मछली पालन करे, या इसी तरीके की कोई योजना। आप कोविड के बाद की परिस्थितियों की बात कर रही हैं। सरकार ने उस टाइम पे त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी, उन्होंने एक होप करके एक ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको हम यहाँ रोजगार देंगे, पर उस रोजगार के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि वेबसाइट पे डालेंगे कि वो लोग कौन से काम को जानते हैं। तो उसमें 3.5 लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उस होप ऐप में। वहाँ जो रोजगार था वो था मैंने 300-500 के करीब वो रोजगार था, 271 का वो रोजगार था उस दौर में, जब कोविड का पहली वाली वेव, जब लाखों लोग यहाँ वापस आए। तो 3.5 लाख और 271 का, मैंने आप आंकड़ा देखिए। तो अगर 271 लोगों को रोजगार मिला, जो बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ रहने की स्थितियों में हैं क्या? लेकिन अगर हम उस टाइम पे लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अगर हमें यहाँ 10,000 का भी रोजगार मिल जाएगा, 5,000 का भी मिल जाएगा, तो वो यहाँ रुकने के लिए तैयार है। लेकिन सरकारों ने चूंकि वो कोई कार्यक्रम, कोई प्रयास ऐसा नहीं किया कि वो यहाँ रुके, तो इसलिए वो आज के दिन पर वो लोग वापस जा चुके हैं। अभी मैंने 2-4 दिन पहले उसी होप ऐप को देखा, तो वहाँ जो हम जब रजिस्टर्ड बेरोजगार की संख्या हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें 8 लाख के करीब मिलता है, 8 से 10 लाख के करीब हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जब हम उस होप ऐप में मैं विजिट कर रही हूँ तो वहाँ 1400-1500 रोजगार दिख रहे हैं। वो रोजगार कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप उस अंतर को देखिए कि 10 लाख बेरोजगार हैं और आपके पास रोजगार है 1500। तो वो जो खाई इतनी लंबी पाट दी गई है योजनाओं की। आप होम स्टे की बात कर रही हैं, या सरकार ने कहा कि हम लोन में सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी का क्या, मैंने वो जमीन पर कैसे उतर रही थी वो योजना। उन्होंने कहा कि लोन देंगे और आपको एक रकम उसमें से बैंक को देनी पड़ेगी और एक कोई गारंटर भी चाहिए होगा। तो उस परिस्थिति में जहाँ लोगों का पेट पालने के लिए चीजें नहीं थी, वो अपना सारा साजो सामान लेकर के वापस आए थे। उनके पास उस जो लोग मान लीजिए 1 लाख रुपए निकाल, तो उनके पास 50,000 रुपए कहाँ से आए? अगर उसके पास 50,000 होता तो वहीं रहता ना जहाँ उसका था, मतलब रहने का। तो सरकारों ने उन योजनाओं को बनाया, उन योजनाओं का जमीन पर वो ऐसी धड़ाम से गिरी और कोई काम वो उन लोगों के नहीं आए जो वापस अपने घरों में आना चाहते थे, जो उन भूतहा गांवों को बसाना चाहते थे, जो जिनका इन प्राकृतिक संसाधनों पर रेड्डी और रामदेव से ज्यादा अधिकार है। उन संसाधनों पर उनका ज्यादा अधिकार होना चाहिए था, उनका इस्तेमाल उनके जीवन बसर के लिए होना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसी कोई योजना हम लोग नहीं बना पाए। हम अपने बगल वाले गांव, बगल का जो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस राज्य ने अपने संसाधनों को बनाया, सेब की खेती की, कुछ और बागवानी की खेती की, लेकिन हम अपने यहाँ देख रहे वैसी परिस्थिति, वैसे ही ज्योग्राफिकल कंडीशन, वैसे ही वेदर कंडीशन, सारी चीजें वैसी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोई एक ऐसा मॉडल तैयार नहीं कर पाए हैं जहां लोग अपने ही घर में रह करके अपना संसाधन पूरा कर सके। मैंने अगर वो दिल्ली रह रहा है तो वो कितना रुपया खर्च कर रहा है, कितना रुपया उसको मिल रहा है, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर उसको यहाँ उससे कम, उसके 1/4 हिस्सा भी अगर उसको यहाँ मिल जाता तो यहाँ रहने के लिए तैयार है। उसको स्कूल अगर अच्छे मिल जाए, हाँ, मैंने, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से, वहाँ उसको हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ रहना चाहता था। लेकिन हमारी सरकारों ने कोई ऐसी योजना जिसने बनाया, अपना स्तर से बनाया, युवाओं ने बहुत प्रयास किए हैं। वो होम स्टे चलाया है तो वो युवाओं के प्रयास से चला, वो सरकार की बपौती से नहीं चल रहा है। अगर युवाओं ने खेतीबाड़ी में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसके अपने प्रयासों से चल रहा है। वो वहाँ बंदर भालू अगर नहीं आ रहे तो उसके अपने प्रयासों से वो चीजें बची हैं। वो कोई सरकार ने उसको कोई काम नहीं किया है उसमें। सरकारों को बड़ा रोल अदा करना चाहिए था। यहाँ जो खेतीबाड़ी अगर बच सकती है, अगर आप खेती किसानी को नहीं बचाएंगे तो पहाड़ और बर्बाद होंगे, वो और पलायन की तरफ जाएंगे। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरी वाली जो जनरेशन है, वो उन खेती में कुछ देख ही नहीं रही है। वो वहाँ क्यों रुकेगी? उसको दिख रहा है कि वो हल के 3,000 रुपए दे रहा है, लेकिन उसको 3,000 रुपए का कुछ मिल ही नहीं रहा है। वहाँ सारा बंदर और भालू उसको चौपट कर जा रहा है, तो वो उसमें अपना भविष्य नहीं देख रहा है। वो उनको छोड़ करके, उनको बंजर डाल करके वो बाहर जा रहा है। अभी भू कानून का सवाल, एक बड़ा सवाल आया, तो वो उन्हीं बंजर खेतों को एक होम स्टे या रिसोर्ट बनाने की तरफ बड़े जो व्यापारी हैं बाहर के, वो चाहे दिल्ली के हैं, दूसरी जगहों के, वो व्यापारी वहाँ अपना रोजगार देख रहा है, वो अपना बिजनेस मॉडल देख रहा है उन पहाड़ों में, जो हमने हमारे लिए कुछ, हाँ, लेकिन हमारा जो लड़का है, जो हमारी जनरेशन है, वो वहाँ अपना कोई रोजगार देख ही नहीं रहा है। तो ये बाहर वाले के लिए यहाँ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे लिए हमारे संसाधन हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये सरकारों की बड़ी विफलताएं हैं। और अगर सरकारों को वाकई अगर इन पहाड़ों को बचाना है, उनको यहाँ के जो संसाधन है, जल जंगल
जमीन के संसाधन है, खेती बाड़ी के संसाधन है, उनको आम आदमी के हाथों में उनके रहने लायक बनाना पड़ेगा। बंदर भालुओं से उन्हीं को सब चीजें करनी पड़ेंगी। बाघ से अगर हमला हो रहा है तो उन्हीं सरकारों के प्रयास से ही वो सब चीजें बच सकती हैं। सरकारों के प्रयास से ही वो आम लोगों के रहने लायक बन सकती हैं। सरकारें नारे तो बहुत बड़े बड़े देते हैं। प्रदीप जैसे युवाओं की के कामों पर वो खुश हो सकती है, तालियां बजा सकती है, उनको अप्रिसिएट करने की, जो आगे आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको अप्रिसिएट करने के लिए वो अपनी तरफ से भी कुछ शाबाशी के शब्द कह सकती हैं या कुछ सम्मान जैसा कुछ कर सकती हैं। लेकिन उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप खेल मैदानों की स्थिति देखिए, आप देखिए कि युवा कल्याण के माध्यम से तो उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन मैं पिछले कई सालों से, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो स्कूली स्तर पर, जहाँ स्कूल से पहले बच्चे निकलते थे कई सारे खेलों में, अब वो निकलना बंद हो गया है। उसके पीछे जो कारण है, आप जब खेल प्रतियोगिताएं स्कूली स्तर पर होती हैं, उस वक्त आप जायज़ा लेने पहुंचोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये उन जो अरेंज करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि हम किस तरीके से इनको एक रात का खाना भी खिलाएं। मतलब इतना कम पैसा उनके लिए है कि सुन करके हमारे आँख कान चौंक जाएंगे। इस तरीके की स्थितियाँ, ऐसे में कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे स्वस्थ होगा इंडिया? वो इस देश के सारे शहरों, सारे गांवों का सवाल है कि हम खेल के मैदान जो हम देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर खेल के मैदानों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो रही है कि वहाँ खेल के अलावा बाकी सारी चीजें हो रही हैं। माने वो किसी और चीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। सरकारों ने सोच लिया है कि खेल नहीं भी होगा तो कोई उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा। यहाँ GNTI का फील्ड था, सरकार को नहीं लगा कि वो बच्चों के खेलने के लिए है। सरकार ने वहाँ रेलवे स्टेशन बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। अब सरकार को नहीं लग रहा है कि लोगों को खेलना चाहिए, उसने 5 किलोमीटर आगे एक फील्ड बना दिया। अब मैंने जो यहाँ का बच्चा है जो वहाँ रोज खेलने के लिए जा रहा था, वो 5 किलोमीटर आगे कैसे जाएगा, वो कैसे वहाँ व्यवस्था है। ये जो जिस फील्ड में हम लोग हैं, ये NIT का ग्राउंड है। किसी दिन NIT यहाँ 4 दीवारी करके अगर ये व्यवस्था कर दे कि ये केवल NIT के बच्चों के लिए है, तो तब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? जो यहाँ सैकड़ों बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो खेलने के लिए आ रहे हैं, वो दौड़ने के लिए आ रहे हैं, वो आराम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसी व्यवस्थाएं सारे शहरों में, सारे गाँव में, सारे स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं हो रखी हैं कि वहाँ से जो खेल के मैदान है वो सिरे से गायब है, और अगर गायब नहीं हुए हैं तो गायब होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो जो नौजवान है वो कोलतार की सड़क में वो 10 किलोमीटर चल रहा है। कोलतार की सड़क में चलना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसा जो खेल के से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो अगर मैंने वो 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके पास ग्राउंड नहीं है, तो ये किसकी विफलता है? ये उसकी विफलता नहीं है, ये सरकारों की विफलता है। और ये केवल उस प्रदीप मेहरा के जीवन में ये क्षण नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के, इस शहर के, इस उत्तराखंड के सैकड़ों, हजारों, लाखों युवाओं के सामने ये क्षण आता है कि उनको खेल के मैदान चूंकि है नहीं, स्कूलों में भी नहीं है और उनके शहरों में भी नहीं है, वो सारे बंद होते जा रहे हैं, उनमें दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ स्टार्ट हो गया है। तो उसकी दिशा में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। हम नारे लगा रहे हैं, फिट इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया टाइप के बहुत सारे सुंदर सुंदर नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो वो खिलाड़ी हैं वो कैसे निकल करके आ रहे हैं? आप कल का ही एक देखिए कि हरियाणा में जहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेडलों से, मतलब भारत का जो नंबर आता है वो उन्हीं हरियाणा के खिलाड़ियों से आ रहा है। वहाँ कल सरकार ने क्या किया है कि जो 3% का आरक्षण उनको मिलता था सरकारी सेवाओं में या किसी और स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो खत्म कर दिया है। तो अब वो बच्चा कैसे, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो? उसको यहाँ जो सरकारें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो खेल का जो खिलाड़ियों के साथ जो खेल हो रहा है, उसको लगातार चलाया जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि हम चाहते हैं कि ओलंपिक में हमारा नंबर पहले नंबर पे आ जाए, हमारे मेडलों की संख्या बढ़ जाए, तो वो कैसे बढ़ेगा? आपके पास ना ग्राउंड है, ना आपके पास खेलने के लिए आप उन खिलाड़ियों को सुविधाएं देंगे, ना आप उनको उनका भविष्य ऐसा बनाएंगे कि वो केवल खेल पर कंसंट्रेट कर पाए। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे? क्यों उम्मीद कर रहे? मैंने उम्मीद करना, मुझे लगता है कि बेशर्मी है। अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं तो बेशर्मी है। और अगर कोई खिलाड़ी हार जाए, वो अगर लास्ट तक हार जाए, तो उसका बजट और कम कर देंगे, उसको चीजें तब मिलेंगी जब वो मेडल जीत लेगा। तो मेडल जब जीत रहा है वो, जहाँ उसकी पूरी ये लाइन है, यहाँ उसका कोई सरकार काम, उसके
किसी रास्ते में उसका हाथ नहीं बन रहा है, उसका इवन मतलब पीछे धकेलने का काम कर रहा है। लेकिन जब वो मेडल जीत जा रहा है वहाँ उसको बरसात हो रही है कि इसको ये मिल गया, इसने नाम रोशन कर दिया, इसने पता नहीं अलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जा रही। लेकिन उसके उस सफ़र में वहाँ कोई उसके साथ कोई नहीं है, उसके परिवार के अलावा, उसके खुद के अलावा। तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। वो जो बच्चा है वो प्रदीप मेहरा, उसको कल विनोद कापड़ी जी का फिर से एक वीडियो आया है उसके साथ, वो उसको फिर से देखने गए हैं जब वो पूरा वीडियो वायरल हो गया है। वो उसको कह रहे कि यार तू तो बहुत अच्छा दौड़ लेता है, तू स्पोर्ट्स में क्यों ट्राई नहीं कर रहा। तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो आर्मी में ही जाना है। तो मैंने वो बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है कि उसको स्पोर्ट्स में भी वो बेहतर कर सकता है, उसको वहाँ रोजगार मिल सकता है, क्योंकि हमने उसको नहीं ऐसा इंश्योर कराया ही नहीं, हमारी सरकारों ने उसको इंश्योर नहीं कराया कि वहाँ जा करके भी वो खेल सकता है, वो आर्मी में जा सकता है या कुछ भी और चीज़ें कर सकता है, वहाँ भी वो देश का नाम रोशन कर सकता है, देश के लिए खेल सकता है। तो हमने उसको उस सपने को सोचने की ऐसा कोई माहौल नहीं दिया है। उसको माहौल देने से ही सपने आते हैं, बेहतर सपने आते हैं। तो वहाँ हमने उसको ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दी है कि वो खेलेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो इस देश के लिए मेडल लेके आ पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि माहौल देने से ही सपने आते हैं और माहौल देने से ही सपने पूरे भी होते हैं। तो हमारी सरकारें ना तो अपने राज्य के युवाओं को सपने देखने का माहौल दे पाई है और ना ही सपने पूरे करने का माहौल दे पाई है। वो दे पाई है तो शराब की खेप बांट पाई है, वो चुनावों के माध्यम से दे पाई है, वो और तरीकों से गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल करके पहुंचा पाई है। सरकारें हमारे समाज के बीच एक ये संदेश नहीं ले जा पाई है कि अल्कोहल का उपयोग लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पर भी होता है और फार्मा कंपनियों का आधार भी अल्कोहल होता है। वो इस रूप में अल्कोहल को युवाओं के बीच ले जा पाई है कि युवा उससे केवल और केवल बर्बाद हो सकता है, आबाद कहीं नहीं हो सकता। तो शिवानी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सुंदर तरीके से सारी उत्तराखंड के सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत की। आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।